इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था ना। और उसमें कंडीशन आती है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, हेडिंग करेंगे। लास्ट में क्या लिख लिया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह बता दी गई थी। फ्रीक्वेंसी हो गई थी ना। एक टर्म आता है, हेडिंग करेंगे बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हेडिंग बना लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कल हम लोगों ने जो डाइवर्ट के लिए दिखाया था, जो आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को दिखाया था, तो ये हम लोगों ने लिया था कैथोड बेटा, दिस इज द एनोड। ठीक, इसे आपने कह दिया था एनोड होता था, और ये लेते थे हम लोग कैथोड, जहाँ से लाइट बीम आके यहाँ पे इंसिडेंट होती थी। ठीक, इसके इंसिडेंस होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो रहा था। क्या होता है, यहाँ से मान लो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके इमिट हो रहे थे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपका इमिशन हो रहा था वो किधर की तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ। एक कैथोड था और ये हमारा एनोड था। तो इस कंडीशन में यहाँ से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा था, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से इमिट हो रहे हैं किधर की तरफ शिफ्ट होते हैं, एनोड की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक, कंडीशन क्या होता है बेटा, जब अब ये डिपेंड करता है कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो आपकी कैथोड की होती है, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करता है किस पे, जो इंसिडेंट होने वाली फ्रीक्वेंसी है। आपने कल लिखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है, काइनेटिक एनर्जी, कल कितने लोग थे आप? तो छुट्टी पे थे क्या? कहाँ आ गए थे? क्यों? एक्चुअली कल यहाँ प्रोग्राम था, तो चलिए एक बार कल में कि नहीं चलेगा, जब तो फिर से पढ़ लेने से दोबारा फिर मैसेज गया है। कंफ्यूजन हो गया। तो चलते चलते मैसेज पढ़ दिया, जाते जाते नहीं पढ़ा। एक बार मना कर दिए था, लोग कह रहे हैं मत चलाइए। मेरा फोन तो है ना, हम लोग कहेंगे चला दीजिए, हम जब देखी तो कह रहे हैं ठीक है चलो वैसे कर ले रहे हैं, तो बाद में फिर मैसेज भेजे हैं। यही लड़की करवाई थी। चलो ठीक, चलिए क्या देख लीजिए। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है कैथोड से, कैथोड से क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो एनोड की तरफ शिफ्ट होते हैं। किसी तरफ शिफ्ट होंगे, एनोड की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक, तो जब एनोड की तरफ शिफ्ट होते हैं तो ये डिपेंड करेगा कितने तेजी से आप पहुँचेंगे। वो होता है बेटा, देखो एक कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो आपको क्या होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। अब वर्क फंक्शन की वैल्यू h/μ नॉट के बराबर होता है। न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी आने वाले प्रोटॉन की मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हमारा हो जाता है आने वाली जो आपका क्या है एनर्जी, सपोज दैट E है, और जो वर्क फंक्शन होगा E माइनस W हो जाएगा। और E की वैल्यू का बताया जाता है h/μ माइनस h/μ क्या नॉट के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका इंटीजर इलेक्ट्रॉन का होगा यहाँ से निकालते हैं, तो Ke इक्वल टू h/μ माइनस कितना हो गया, न्यू नॉट के बराबर हो गया। h/μ माइनस क्या हो गया आपका, न्यू नॉट के आपका इक्वल हो गया। तो यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं हम लोग किसकी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू Ke इक्वल टू h करते हुए न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया। इसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके बेस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की हो गई, वो कितना हो गया आपका h/μ माइनस न्यू नॉट। यहाँ पे लोग नीचे जो नहीं थे, हेडिंग बना के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नोट कर लीजिए।
क्या लेना है सिंगर बनना चाहिए, सिंगर कट गया था। कुछ नहीं कटा नहीं नहीं कटा। देखो हाँ तो तुम लोग बकवास चीजें पसंद। हो गया बेटा? जी सर। ये कंडीशन आपका होता था, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग क्या काइनेटिक एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन की न्यू माइनस क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी जब आप फाइंड कर लेंगे तो कंडीशन एक होता है बेटा, जो अगर इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, न्यू नॉट यहाँ पे मतलब बोलते हैं क्या, न्यू होता फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन न्यू नॉट या फिर ऐसे कहते हैं क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है बेटा जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डब्ल्यू आपका वर्क फंक्शन होता है, डब्ल्यू क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कार्यफलन इंजन कहा जाता है। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी है ही है, तो इस रिलेशन से हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में रिलेट कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या बनता है, अगर इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ठीक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ग्रेटर हो रहा है तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो वहाँ से वो क्या रिमेनिंग जो एनर्जी बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, बातें लीजिए, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहाँ तक पहुँचता है, एनोड से पहुँचता है। अब हमें लिखना था बेटा, ये सारी चीज़ें कल बता दी गई थी जो लोग एब्सेंट थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें फाइंड करना होता है क्या, इसी को फिर अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे तो वेवलेंथ के टर्म में क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू बराबर होता है बेटा सी वाई। देखो आपने पढ़ा हुआ सी इक्वल टू एच न्यू। ठीक, यहाँ पे जो लेते हैं ठीक, तो कंडीशन आपका होता है जो वेलोसिटी लाइट की होती है सी इक्वल टू एन लेम्डा होता है। तो यहाँ से अगर आपने न्यू यानी कि आप न्यू लिख लें, न्यू लेम्डा, तो न्यू बराबर होगा सी बाई कितना लेम्डा, तो यहाँ से कन्वर्ट करोगे तो आएगा सी बाई लेम्डा माइनस सी अपान कितना लेम्डा नॉट। जब सी कॉमन हो जाएगा सी हो गया एच सी ब्रैकेट में 1 अपान लेम्डा माइनस 1 अपान कितना लेम्डा नॉट। तो अगर वेवलेंथ दिया गया है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इस रिलेशन से डिटरमाइन करेंगे। वेवलेंथ है तो एच सी ब्रैकेट में 1 अपान लेम्डा माइनस 1 अपान लेम्डा नॉट। अगर आपका क्या फ्रीक्वेंसी है तो के इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस कितना हो जाएगा न्यू नॉट के बराबर हो जाता है। लेम्डा इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ होगा और लेम्डा नॉट क्या होता है बेटा, ये होता है क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए भी। लेम्डा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, और लेम्डा नॉट होता है वेवलेंथ ऑफ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक,
तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा जिनका नहीं लिखे हैं। हाँ कल ये हो गया था, बहुत सारे लोग छुट्टी पे चले गए थे ना, वो कन्फ्यूजन में। हो गया बेटा, ये हो गया। तो यहाँ से आप फाइंड करके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है आपको। ठीक, हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि ये तो हो गया बेटा हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करना है। आता है आपको स्टॉपिंग क्या, पोटेंशियल, हेडिंग लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे, अगर इस नोड पे जीरो पोटेंशियल दिया जाए, क्या दिया जाए, जीरो पोटेंशियल दिया जाए, मतलब कोई पॉजिटिव पोटेंशियल ना दिया जाए, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होने वाले कहाँ एनोड पे पहुँचेगी, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी सफिशिएंट है जो कैथोड से एनोड तक पहुँचने के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब बोला क्या जाता है बेटा, जनरली में लोग जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना देखते हैं तो एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है कि यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए, जिससे वो तेजी से एनोड तक क्या करें, पहुँच जाए। बट अगर आप इस एनोड को पॉजिटिव के बजाय जीरो पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल ना दीजिए, तभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो यहाँ से इमिट होकर कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एनोड तक पहुँच जाएंगे। क्या होंगे वो, एनोड तक पहुँच जाएंगे। अब एनोड तक पहुँच जाने का मतलब इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो यहाँ तक पहुँचने में उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर हमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें रोकना है, तो रोकने के लिए इसे पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा या नेगेटिव। अगर जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट हो रहे हैं बेटा एनोड तक पहुंच रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को अगर एनोड तक पहुंचने से अवॉइड करना है, रोकना है, तो उस कंडीशन पे एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देना होगा या नेगेटिव, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा या नेगेटिव, निगेटिव देना पड़ेगा अगर रोकना है। कितने लोग बोल रहे हैं नेगेटिव देना पड़ेगा। देखो चूंकि इलेक्ट्रॉन को अवॉइड करना है, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या, जब नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ देंगे तभी वो रिपेल करेगा, तो उस केस में बोला जाता है द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड, ठीक, सो दैट इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द कैथोड डज नॉट रीचेस टू द क्या, एनोड, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो। यानी कि जब एनोड तक नहीं पहुँचेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्किट में फ्लो होने वाली फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। यानी मान लो यहाँ पे हमने मीटर लगा दिया, अब यहाँ पे बैटरी लगानी पड़ेगी, लेकिन हमें रिवर्स करना पड़ेगा बैटरी, क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब निगेटिव से जोड़ेंगे, जब इसको पॉजिटिव के बजाय क्या इसको निगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में जो निगेटिव पोटेंशियल इसे प्रोवाइड करेंगे उससे कहेंगे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो लिख लीजिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, एक कुर्सी कहाँ लिख रहे हैं, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, कोई कॉपी नहीं रखे हो, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, देखिए द नेगेटिव पोटेंशियल, द ऐसे कर लो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, the minimum value of negative potential, minimum value of negative potential, minimum value of negative potential given to, minimum value of negative potential given to किसको, एनोड, so that the electron emitted, so that the electron emitted from cathode, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन emitted from cathode does not reaches to anode,
does not reach to anode. That is photoelectric current. That is photoelectric current will be zero. Photoelectric current will be zero. Is called जिस पोटेंशियल पे, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है या इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले कैथोड से एनोड पे नहीं पहुंचते, उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, क्या लिखा आगे बेटा? ऐसा कर लो, वहाँ से हो सकता है कन्फ्यूज़ करें आप। इंटू जीरो लिखिए, दिस नेगेटिव पोटेंशियल इस कार्ड कर दो। दिस नेगेटिव पोटेंशियल, जो नेगेटिव पोटेंशियल आपने दिया है, दिस नेगेटिव पोटेंशियल इस कार्ड, दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं। अब अगर वैल्यू हमें डिटरमाइन करना हो, क्या निकालना बेटा? अगर वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो कोई लोग बताओगे? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है तो कैसे निकालेंगे? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन के पास, अगर उस इलेक्ट्रॉन पे इधर से उतना इसको यहाँ पर ले आने में काइनेटिक एनर्जी इसको वजह से जाएगा, अगर इतना यहाँ पे वर्क करने में खर्च हो जाए, उस नेगेटिव पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क करने में अगर उतना एनर्जी कंज्यूम हो जा रही है, तो यानी कि वो एनोड तक पहुँचेगी नहीं। तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग बी से दिखाएंगे। ई बी नाट, मतलब बी नाट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जल्दी से ही दिखा दो। ई बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने लिखा है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा ई बी इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नाट है, तो बी की वैल्यू होगी एच अपान ई ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नाट। ये ई है बेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक। बी इक्वल टू एच अपान ई इंटू इसका होगा सी वाई कितना? लेमडा माइनस सी अपान लेमडा नाट। तो एच सी बाहर हो जाएगा, तो एच सी अपान ई ब्रैकेट में 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नाट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक। वैल्यू इसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ से जो एनर्जी इसके पास है पूरा पूरा यूटिलाइज हो गया वर्क करने में। तो जब वर्क करने में खर्च क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो वहाँ एनोड तक पहुँचने नहीं पाएगा। जैसे हमने इसको फेंका, अब इनके पास तक जा रहा है, उधर से कोई फोर्स लगा दे इनके पास तक ना पहुँच पाए, तो वही इसके लिए स्टॉपिंग का काम करेगा। तो जो पोटेंशियल हम लोग नेगेटिव अप्लाई करते हैं एनोड पे, ध्यान रखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी नेगेटिव गिवन टू द एनोड। एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल जो देते हैं, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट या जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लेंगे। याद रहेगा? अरे किसी पन्ना मांग लो भैया, इतने काम कैसे चलेगा? लिखने के लिए फिर क्या माइक्रोस्कोप लगाएंगे इसको पढ़ने के लिए? हाँ, ये देखो, ये कहाँ था? उसी में पन्ना लिख लीजिए। हो गया बेटा? चलिए नोट कर लीजिए। ई बी होता है बेटा वर्क डन। क्यू इंटू बी पढ़ा है, क्यू इंटू डेल्टा बी, तो भाई क्यू के जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई हो गया, बी पोटेंशियल हो गया जो अप्लाई किया। अगर मतलब नेगेटिव वोल्टेज की वजह से हाँ, उल्टा काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तब उल्टा कैसे मिला जब इलेक्ट्रॉन है यार? जैसे उधर से आ रहा है, जीरो करने के लिए उतना आई बराबर उसके काइनेटिक, जितना काइनेटिक एनर्जी उतना अपोजिट डायरेक्शन में हमें
क्या करना है, पोटेंशियल की वजह से वहाँ पे वर्क डन में वो खर्च हो जाए। जैसे आप 100 रुपया लेके गए रोड पे, मार्केट में निकले और 100 रुपया कुछ आपको ऐसा खिला पिला दिया, उतने में खर्च हो जाए, तो भले बचेगा कितना, 0। तो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, उससे इस कैथोड से एनोड तक जाते जाते क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाए। कंज्यूम होने मतलब जो वर्क करना पड़ा उसके अगेंस्ट में पोटेंशियल के, उसमें वो खर्च हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनली वहाँ प्लेट तक पहुँच नहीं पाएगा। ठीक, समझ गया बेटा। तो इसी को हम लोग कह देते हैं स्टॉपिंग, क्या कहेंगे बेटा, पोटेंशियल कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा होगा, हमें यहाँ उतना ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करे चूँकि फ्रीक्वेंसी पे, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी आने वाले फोटोन की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। देखो इस मामले से, ठीक, जितना इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हमें उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी बेटा। ठीक है, स्टॉप करने के लिए उतने ही ज़्यादा पोटेंशियल की नीड होती है। ठीक, तो ये केस आपका होता है। 1 मिनट ले आपको, ये कंडीशन हमारा होता है किसके लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसा आपका हो जाएगा। ठीक, अब आगे आता है बेटा क्या, जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इसका क्या इफेक्ट, क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी या क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या चेंज करते हैं, तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारी हो रही है उस पर क्या इफेक्ट होगा। इंटेंसिटी वगैरह अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या वही रहेगी। तो लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी पहले इंटेंसिटी ही लिख लो, तब उस फ्रीक्वेंसी अलग करा देंगे। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो भी होगा। ठीक, देखो होता क्या, इंटेंसिटी क्या होता है, कितने लोग बताएंगे बेटा, व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसे कहेंगे, अमाउंट इस फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, इंटेंसिटी क्या होती है बताइए, व्हाट इज इंटेंसिटी। अमाउंट ले सकते हैं, ज़्यादा गिर रहा है, हाँ, ज़्यादा अमाउंट में लाइट गिर रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी, कम अमाउंट में गिरा तो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। यूनिट टाइम में, ठीक है, यूनिट एरिया पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आके इंसिडेंट होकर टकराते हैं उन्हीं को हम लोग कह लेते हैं इंटेंसिटी। जैसे मान लो ये सरफेस है, अब इस सरफेस पे मान लो एक बार में 5 फोटॉन आके इंसिडेंट हुए, ठीक है, उसी उतने एरिया में अगर 10 हो रहे हैं तो इसका तो इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है बेटा यूनिट एरिया में, कितने में, यूनिट एरिया में 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स आके इंसिडेंट हो रहे हैं। तो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जैसे मान लो पर्टिकुलर है, अब ये प्लेट है, अब इस पर बेटा आपको बोला गया था कि कल समझाया गया था, एक फोटॉन जो होता है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, या कह लो उसके थ्रेशोल्ड, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। ठीक, इक्वल या ग्रेटर। ठीक, इक्वल भी होगा तभी इमिट करेगा, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी तब 0 रहेगी। ठीक, तो इक्वल या ग्रेटर होने पे 1 फोटॉन कैन इमिट सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है। वो भी कंडीशन है इफ एनर्जी विल बी इक्वल और ग्रेटर देन क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या एनर्जी विल बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपको समझाया गया कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे उसका वर्क फंक्शन कहते हैं। जैसे कोई चीज़ आप लिए हो, अब आपको अगर उसको छीनना हो, 2 चीज़ें होती है, एक बाय रिक्वेस्टली कोई भी आपसे कमज़ोर हो चाहे मजबूत हो आपसे कोई चीज़ मांग सकता है, और एक होता है ज़बरदस्ती। ठीक, जैसे मान लो पेन लेके बैठी हुई है और हम उससे छीनना चाहें तो क्या करेंगे, मांग करेंगे ना। ठीक, तो उस केस में कितना अपोज कर सकते हैं, जितना इनके पास क्या होगा, ताकत होगा। ठीक, अब उससे ज़्यादा अगर हमने लगा दिया तो हम छीन लेंगे, अगर नहीं लगा पाए तो इनके पास ही रह जाएगा। ठीक, तो कंडीशन ऐसे ही होता है किसी भी क्या
मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन की इमिट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे उसका वर्क फंक्शन कहते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये सारी चीज़ें कल हो गई थी। तो उस केस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या तो फंक्शन क्या होगा, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। अब आगे क्या कंडीशन बना बेटा कि यहाँ से ठीक है जो इमिशन आपका हो रहा है, अब इसकी इंटेंसिटी अगर चेंज करना है, आने वाली लाइट की इंटेंसिटी हम लोग चेंज करें या फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो जरा सुनना बेटा, इंटेंसिटी का मतलब मान लो जिससे एज ए यूनिट एरिया माने, तो यूनिट एरिया पे जितने फोटॉन पर सेकेंड इंसिडेंट होते हैं उसे हम लोग उसकी इंटेंसिटी कह लेंगे। क्या कहेंगे? इंटेंसिटी कह लेंगे। मान लो यहाँ पे आपका पहले एक फोटॉन इंसिडेंट हुआ या कुछ भी ले लेते, मान लो यहाँ पे हमने पहले 9 एक और बना लेते हैं 10 फोटॉन इंसिडेंट हुआ, कितना 10 फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम उसी पे आपका मान लो 20 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं, कितने हो गए? इंटेंसिटी बढ़ हो जाए 20 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं। एरिया सेम, एरिया आपने सेम लिया है, एरिया आपने सेम लिया, फोटॉनों के नंबर क्या हो गए? 20 बढ़ गए, फोटॉन के नंबर बढ़ गए। जब फोटॉन्स आपके आपके इंसिडेंट होने वाले हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या ग्रेटर है तो वहाँ से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों के नंबर भी क्या करेंगे? बढ़ जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो करंट क्या होगा? ज़्यादा या कम? ज़्यादा, करंट की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। ज़्यादा होगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे सिचुएशन वैसे ही होता है, जब इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है, अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटॉन की इक्वल और ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो। ठीक, तो लिख लीजिएगा, बोले बेटा। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड if intensity of light is increased by maintaining frequency constant, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं बाय मेंटेनिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बाय मेंटेनिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा न्यू इक्वल और ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो हो लेकिन उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, उससे क्या होना चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, न्यू इक्वल और ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक, क्या लिखा बेटा? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लिखिएगा। लिखिए देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट also increases, फोटोइलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस, फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो होगी वो आल्सो इंक्रीज करती है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ejected electrons, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, हो गया? इलेक्ट्रॉनों के नंबर क्या होने की वजह से? इंक्रीज करने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों के नंबर जितने इंक्रीज करेंगे उतना ही करंट की वैल्यू हमारी क्या करती है? इंक्रीज करेगी। याद रहेगा? तो दैट इज लिखेंगे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिख लीजिए इसके इंटेंसिटी दिख रहा है डायरेक्टली इंटेंसिटी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। ठीक, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वहाँ पे इंसिडेंट होने वाले फोटॉनों के नंबर बढ़ेंगे, और फोटॉन ज़्यादा इंसिडेंट होंगे तो उस केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनके नंबर भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ इमिटेड क्या? इलेक्ट्रॉन्स, चाहे कर देना वहाँ पे पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम या इलेक्ट्रॉन कर दो। अब फोटो करंट जो होता है एक से दूसरे, अगर फोटो करंट जैसे हम लोगों ने अभी डायग्राम बनाया था,
कैथोड और एनोड के बीच के प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? एनोड और कैथोड की जो प्लेटें अभी बनाई गई हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। देखिए दूरी बढ़ेगी तो जाने में उसको ज़्यादा समय लगेगा और सारे वो फोटॉन्स में नॉट में क्या रीच टू द एनोड, ठीक। अगर वो सारे नहीं पहुंच रहे तो वहाँ पे क्या होगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो एक पॉइंट तो ये लिखिएगा, अब इससे ग्राफ बना लीजिए तब उसको लिखवा देंगे। देखो यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी और करंट के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये हो गया करंट, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, यानी आई स्मॉल आई से दिखा दो, और ये इंटेंसिटी है कैपिटल आई से दिखा दो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, न्यू इक्वल आर ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर इंटेंसिटी की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तब के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक हो जाएगा। कब एप्लीकेबल, जब क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ ग्रेटर देन क्या हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, यानी तो ग्रेटर ही लेते हैं। अब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट के बीच में आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो उस केस में अगर हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा बेटा, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? किसमें से बड़ा है? अगर हम लोग करंट और पोटेंशियल में ग्राफ ड्रा करते हैं, जो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं इसको एनोड को, अगर उसमें हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं अलग अलग इंटेंसिटी पे, मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है V, ठीक। तो उस केस में आपने अभी पीछे बताया था कि अगर बेटा जीरो पोटेंशियल नहीं हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक, तो तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अपनी क्या करेंगे, कहाँ तक, एनोड तक पहुँचते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल होती है। उस केस में यानी कि जीरो पोटेंशियल होने पे भी इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो अगर लोकल है तो उसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल लगाते थे ना, तो ये कंडीशन आपका सपोज है कि ये सिचुएशन है बेटा, मान लो इंटेंसिटी आई है, अगर इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे माइनस न्यू है, मान लो माइनस V है, इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहते हैं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, ये अप्लाइड पोटेंशियल आपका है पॉजिटिव में, ठीक। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका क्या होगा, जो यहाँ से वैल्यू है, जो करंट आपका था, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाया तो करंट भी हमारा इंक्रीज की, ठीक, तो वो शो करता। बट इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बहुत बार पूछा गया है। यहीं नीचे पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिए। यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, कितने ना बदलते, न्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। उस केस में इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट की वैल्यू में स्लाइटली क्या हो रही है, आपकी इंक्रीजमेंट हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। हो गया, साइन हो गया बेटा सबका, वहाँ पे हटा दीजिए। हो गया, देखिए आगे नोट कर बना लिया बेटा, देखिए
the value of stopping potential, the value of stopping potential does not depends on frequency of incident, intensity of does not depends upon intensity of incident photon, but the value of photocurrent increases on increasing intensity. हो गया? और आपके कलर पेंसिल नेक्स्ट पेंसिल लिख लीजिएगा। बोले देखो क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने पे आपका क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा होता है अगर एनोड और कैथोड के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो उस केस में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक, तो एरो लॉक नोट कर लीजिएगा। ऑन इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन एनोड एंड कैथोड, इसी को आप इलेक्ट्रोड्स कह लेंगे, एनोड एंड कैथोड। ठीक, द वैल्यू ऑफ फोटो करंट, जब कैथोड और एनोड के बीच का सेपरेशन क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे, द वैल्यू ऑफ फोटो करंट डिक्रीजेस। फोटो करंट उसी को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह लेते हैं। तो करंट जो आपका होगा फोटो करंट, पूरा जो फोटो इलेक्ट्रिक को लिख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे बेटा एनोड और कैथोड के बीच का, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन क्या कैथोड एंड एनोड, द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल क्या डिक्रीजेस, और ये रिलेशन क्या हो गया, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मतलब डी उनके बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस है, डी लिख लो, एस लिख लो, आर लिख दो, जो भी आप। ठीक, अब इतना समझ गया। नेक्स्ट आपका होता है बेटा फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी या नहीं करती। फ्रीक्वेंसी चेंज जब नहीं होती तो कोई बात नहीं, जब चेंज होती तो और लोग देखो इन जनरल जब होता बेटा, तो जब फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते हैं ना, क्या बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रहे हैं बट इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से हमारा जो भी पीछे पड़ा था क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पड़ा था ना, तो V इक्वल टू क्या लिखा था, H/E ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन करंट की वैल्यू पे जो वेरिएशन होता है वो वेरी स्मॉल होता है बेटा। रीजन क्या होता है, जैसे ऐसे ले लो, समझ लो, मान लीजिए आप लोग जितने लोग बैठे हुए हो, ठीक, अगर ऐसा हो कि सभी लोग का क्या सिलेक्शन MBBS में हो जाए तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ना जी। तो थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिए, है ना। अच्छा लगा ना, सुन के अच्छा लग रहा तो होगा तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। मतलब अगर आप लोग ने कहा या आपका रिजल्ट आ रहा, आपका सिलेक्शन हो गया, तो कैसा फील होगा उस समय, कैसा होगा जी, बहुत अच्छा रहेगा ना। तो बहुत अच्छा रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मेहनत करते रहिए और थोड़ा रेगुलर रहा करिए। कुछ देवियाँ तो हैं जब अपना घर से भगा दी जाती हैं तो आ जाती हैं, घर वाले नहीं भगाए तो
रह जाते हैं, है ना। जैसे आप भी ऐसी करेले मारती है ना, तो ऐसे डॉक्टर नहीं बनते बेटा, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, ठीक है। हाँ होना ना, कुर्बानियाँ मतलब क्या, नात, रिश्ते, दोस्त मित्र, मोबाइल, टीवी, हाँ, और बहुत सारी गप्पे मारना, वो सब चीज़ें क्या करनी पड़ती है, त्यागनी पड़ती हैं। सब कुछ कहाँ पे, किताब और कॉपी पे कंसंट्रेट होना पड़ता है, ठीक। आजकल जो लोग गलत फहमियों में जीते हैं कि मोबाइल से पढ़ पढ़ के हो जाता है, ऐसा नहीं होता बेटा। जब तक आप क्या अब बुक से क्या प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन लगाने का, तब तक मोबाइल देख के खाली वो नहीं बनता है, ठीक। तो इसलिए क्वेश्चंस लगाया करिए। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, ना तो एक्यूरेसी आएगी, ना तो स्पीड बढ़ेगा। तीनों चीज़ें नहीं होती हैं। आप किसी के सुना देने से खाली बात नहीं बनती है, जब तक आप खुद करोगे नहीं, ठीक है। चलिए फिर आप तो डॉक्टर बनना है ना जी सर। हाँ, कितने लोग को बनना है तो तो इसमें डाउट नहीं है किसी को। चलिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये है, इसमें डाउट नहीं, बनना है। हाँ, अब बनने के लिए क्या करना पड़ता है जी, हैं क्या करना पड़ता है? अच्छा, मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत कौन करेगा, मम्मा कि पापा? हाँ, आप करेंगे, है ना। तो इसलिए आप और मेहनत करिए, है ना। बनना किसको है, आपको। मेहनत किसको करनी पड़ेगी, आपको। पड़ोसी के करने से फ़ायदा नहीं होगा, ठीक। स्टेटमेंट था, जैसे कुछ लोग के गार्जियन होते हैं कि कुछ ज़्यादा सा पैसा कमा के रख देंगे, हमारा बच्चा बड़ा सुकून में रहेगा। ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ठीक। अगर आप क्या हिंदी में कहते हैं कामयाब रहेंगे ना, तो सारे क्या ज़रूरतों की, आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। और पापा कमा के जाएंगे, और अगर आप नालायक रहेंगे तो 2 साल में क्या सब उड़ा देंगे। भाई उड़ाने कोई लिमिट थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए क्या करिए, वापस कहिए, आप पैसे हमारे क्या फ्यूचर के लिए मत रखिए, प्रेजेंट में यूज़ कर लेने दीजिए, और वो पॉजिटिव वर्क में, निगेटिव में नहीं कि अभी से उड़ा दो कह दो, हाँ, ठीक है। तो उसको यूज़ करके क्या करिए, अच्छे बन जाइए। आप अच्छे बन जाएंगे तो बहुत सारा आप कमा लेंगे। हमारे हिंदुस्तान के अपने यहाँ ईस्टर्न क्या यूपी की कहानियाँ हैं। यहाँ लोग घूस देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, पढ़ने और पढ़ाने में कम। अब एक तो प्यून की वैकेंसी निकाल दिया जाए, 15 लाख रुपये चाहिए, लोगों के क्या लग जाएंगे लाइनें, और वो खाली पैसा नहीं, सोर्स भी लगाएंगे, भैया हमारा वाला कहीं कटने ना पाए, है ना। कहीं नेताजी का सोर्स, कभी किसी का सोर्स, कभी किसी का सोर्स। और कहते भैया पढ़ के अगर बन जाओ, तो पढ़ने वाले देखिए साहब, सरकार मुफ्त सेवाएं दे रही है ना। आपसे कोई पैसा तो ली नहीं जा रही है, ठीक। फिर भी नहीं है। अभी क्या तो भैया चपरासी वैकेंसी है एपीएन में, आओ कल 15 लाख की व्यवस्था कर लेना। रात भर में वो खेत बेच के चाहे जैसे रहेगा वो पहुंच जाएंगे सुबह लेके, है ना, ठीक। तो ये कहानी है। और फिर कहते हैं क्या नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। नौकरी कैसे मिलेगी, जब हमारे में योग्यता रहेगा तभी ना, ठीक। चलो फिर आप तभी भी अगर आप योग्य रहेंगे तो नौकरी पीछे नहीं भागेंगे। तो अगर आप में योग्यता है, आप कुछ कर सकते हैं, तो आप नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भागेंगे। अगर आप में योग्यता में कमी है कि अब हम नहीं मेहनत कर सकते हैं, योग्यता हो चाहे अपने कार्य के करने के किसमें क्षमता में अगर कमी है, तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करते हैं, ऐसे ही गार्जियन घूस देने के लिए तैयार होते हैं जिनके बच्चे क्या करते हैं जी, उनको लगता है ये कुछ कर नहीं सकता है, किसी तरह से एडजस्ट करवा दे तो ठीक है, नहीं तो हैं, तो ऐसे ही लोग घूस बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा पढ़िए, ठीक। चलो फिर हम लोग बात कर रहे थे किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हैं ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी क्या, इंक्रीजेस। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे क्या करेगा, होगा इंक्रीज करता है, ठीक। बट करंट जो होता है, पोटेंशियल करंट की वैल्यू वेरी स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है। अभी जो कहानी सुनाई जाती है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई जाएगी। जैसे मान लिया आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, ठीक। कितने लोग का सिलेक्शन हो सकता है क्लासरूम से, जितने मैक्सिमम होंगे उतने ही ना। भाई जितने लोग पढ़ने आते हो, आपने को मेहनत किया, हम लोगों ने इसको मेहनत किया, तो सिलेक्शन कितने को होगा, जितने लोग पढ़ने आएंगे उतने ही होगा ना, कि बाहर तो घूमने वाले खुल जाएगा। तो
कंडीशन होता है क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं बेटा ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होता है, जो एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की थी, जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब कैथोड से वो एनोड तक क्या करेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे थोड़ा। जैसे मान लो यहाँ कैथोड से इमिट हुए मान लो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन कहाँ से हुआ, कैथोड से। तो कैथोड से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन जो थे, ठीक है, वो हमारा एनोड तक क्या हो रहे हैं, जल्दी से पहुँचेंगे। जब जल्दी से पहुँचेंगे तो थोड़ी बहुत स्लाइटली इंक्रीजमेंट होता है करंट में, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड है उनकी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रीजन क्या होता है कि जितने फोटॉन आके इंसिडेंट करेंगे उतने ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इमिट करा सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। उस कंडीशन में ये इसीलिए कहा जाता है जब फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज करते हैं, अगर पहले से फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है तब भी कंडीशन होती है, ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तब की बात की जाती है। उस केस में अगर अगेन फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था, ठीक, वो इंक्रीज करेगा, बट करंट पे वेरी स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है। इसीलिए बहुत सारे बुकों में लिखा जाता है करंट विल नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, क्योंकि नंबर तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ नहीं रहे ना भाई, नंबर वही है, जितने इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन अभी भी निकलेंगे, बस जो थोड़ा स्लोली जाता था थोड़ा तेजी से चला जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पार करने के बाद है। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पार की कहानी तभी है, पहले है तब तो इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेंगे तब तक जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुँच नहीं जाता है। ठीक, तो लिखिएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेडिंग क्या है बेटा, ठीक है, हेडिंग करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना। इफ frequency of incident light, if frequency of incident light increases, if frequency of incident light increases by keeping intensity remains constant, by keeping intensity remains constant, then stopping potential increases, stopping potential increases, but photoelectric current is nearly constant, is nearly constant, is nearly constant। ये वेरी स्मॉल, अगर कहीं ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो कांस्टेंट वाला मिलेगा तो कांस्टेंट मारिएगा, ठीक ठीक। वेरी क्या लिखा है, कांस्टेंट, आगे क्या लिखा है, ये वेरी स्मॉल इंक्रीजमेंट इन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट may observed ड्यू टू, अब किसकी वजह से, नंबर तो नहीं बदलेगा ना, ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, इंसिडेंट, और इससे क्या इमिटेड, इंसिडेंट मतलब इमिटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है, लेकिन वो एक तरह से कह लो कैसा, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, या कह लो नेग्लेजिबल कह लिया जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, करंट और क्या पोटेंशियल के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रा करते हो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, तो कैसे ग्राफ बनेगा, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो कंडीशन मान लो एक हमने फ्रीक्वेंसी लिया बेटा न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे लिया, तो आपको करंट समथिंग, ठीक, ये बाद में अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे बेटा, ये मानो इसकी वजह से -V0 1 कर लिया, -V0
1 का लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये V, ठीक। और जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बेटा देखा जाता है इंक्रीजमेंट तो होता है, बट करंट की जो वैल्यू आपकी होती है वो नियर अबाउट कांस्टेंट रहता है। नियर अबाउट कोई स्मॉल यहाँ पे इंक्रीजमेंट दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया मान लो इसके लिए -V02, कैसे लिखें, -V01 -V02। यहाँ पे कंडीशन इसके लिए न्यू1 फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए न्यू2 है। कंडीशन न्यू2 ग्रेटर देन क्या है, न्यू1। न्यू2 ग्रेटर देन क्या है, न्यू1 है। तो उसमें करंट की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहता है, तो उसके यहाँ पे करंट की वैल्यू में कोई मेजरेबल इंक्रीजमेंट नहीं होता है, ठीक है। दिखा दीजिए, आई की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। आई यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो गई, ठीक। इसका मतलब इंक्रीज करने पर करंट में नो इफेक्ट। हाँ, बट अगर स्लाइटली दिया रहेगा तो उस ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक। ये इंटेंसिटी है कांस्टेंट बेटा, कैसे किसी कांस्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, तब ये हमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है। मतलब जो होगा इंक्रीजमेंट होगा, क्या कह रहे हैं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव 0 होगा, वही का इंक्रीजमेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, जैसे मान लो पहले V1 वाले में मान लो कितना था, V1 था, नेगेटिव में जो भी वैल्यू है वो 10 20 50 जो भी है। जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसे रोकने के लिए हमें ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। देखो पहले इतना था, अब क्या हो गया, और लेफ्ट में चला गया ना, तो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई पहले मान लो हमने बाल फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, आपको रोकना है तो कम बल लगाना पड़ेगा। अगर हम 50 मीटर पर सेकंड से फेंके तो क्या होगा, आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो वही कहानी है। तो यहाँ पे V1 और V2 ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा। यहाँ पे V2 ग्रेटर देन क्या होगा, V02 ग्रेटर देन V01 है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहीं पे लिखेंगे, सिंस न्यू2 ग्रेटर देन V1 सो स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 ग्रेटर देन V01 या V2 ग्रेटर देन V1, जो भी कर लीजिए। अब फार्मूला वगैरह आपको बता दिया गया है कैसे होता क्या होता बेटा। कर लेंगे। इसके बेस में हम लोग बेटा डिटरमाइन कर लेते हैं क्या होगा। कल थोड़ा सा आपके पास जो भी बुक होगी एक्सरे पढ़ के आइएगा बेटा। है डिलीट तो नहीं बेटा, देखो जरा चेक करो, जल्दी करिए। है सिटाए हैं, देखो काम के इफेक्ट एक्सरे है कि नहीं, कोई लाया है बेटा नहीं। थोड़ा सा कॉम्पटन इफेक्ट लिख लीजिए, एक्सरे चेक कर लेना, ठीक है। लिखिए कॉम्पटन इफेक्ट, COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन, क्रॉम्पटन नहीं, कॉम्पटन कंपनी है, कॉम्पटन COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट। लिखिए, कहते हैं बेटा जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। यानी फोटॉनों का जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा इंसिडेंट होने पे उसकी स्कैटरिंग होती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो फोटॉनों का इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, उसी को नाम देते हैं बेटा कॉम्पटन इफेक्ट कह लेंगे। तो लिख लीजिएगा, द स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन, द स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन by an electron, scattering of photon by an electron is called
Scattering of photon by an electron is called Compton effect. Compton effect. Scattering of photon by an electron is called Compton effect. उसी को टर्म देते हैं कौन सा इफेक्ट बेटा? Compton effect कहते हैं. Scattering of photon by an electron is called Compton effect. लिखिएगा, कलर पेंसिल लिख लीजिएगा. कॉम्पटन इफेक्ट में बेटा जो मोमेंटम और एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है. ठीक, तो लिखिए इन कॉम्पटन, ऐसे कर लो, लिख लो. अच्छा, इन दिस इफेक्ट एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व. इन दिस इफेक्ट एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व. यानी एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होते हैं? कंजर्व रहते हैं. इन दिस इफेक्ट एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व. देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, द स्कैटर्ड फोटॉन विल हैव लेस एनर्जी. Scattered photon will have less energy as compared to incident photon. Less energy as compared to incident photon. और जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा बेटा? एनर्जी घटने पे वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ेगा. वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है. ठीक, नेक्स्ट लाइन से, द एनर्जी लॉस्ट बाई, जो एनर्जी लॉस होगा आपका फोटॉन का, द एनर्जी लॉस्ट बाई फोटॉन इज टेकन बाई इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी. हो गया. नेक्स्ट लाइन से, टेस्ट कुछ सब टेकन बाई किसके? इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. टेकन बाई इलेक्ट्रॉन, चाहे एज का लो काइनेटिक एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे लिख लो. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द चेंज इन वेवलेंथ due to Compton effect. The change in wavelength due to Compton effect is called Compton shift. Which is given by लिखिए डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल. डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल. और यही जब हम लोग क्या करते हैं उसे, ठीक है, एच और मास और वेलोसिटी के टर्म मिलेंगे. इक्वल टू एच अपान एम नॉट इंटू सी वगैरह 1 माइनस कास फाई इक्वल टू एच बाई एम सी होता है ना, एच बाई पी. अरे भाई लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी पढ़ा है ना. एम नॉट इंटू सी 1 माइनस कास फाई. ये एम नॉट इंटू सी है. टी बराबर एम सी पढ़ा है या एम बी पढ़ा है. मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ लाइट की वेलोसिटी से इमिट होगा तो क्या होगा आपका? ठीक है, एम इंटू क्या लेते हैं वहाँ पे, उसी को हम लोग सी से दिखा दें. 1 माइनस कास फाई, 1 माइनस कास फाई लिख लीजिएगा. इफ फाई इक्वल टू 0, अगर फाई की वैल्यू जो है वो 0 है, इफ फाई इक्वल टू 0, अगर फाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 0 है. तो इफ फाई इक्वल टू 0, देन डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, देन डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0. हो गया. लिख लो उसको, इफ फाई इक्वल टू 0, देन डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0. पहला पॉइंट. दूसरा, इफ फाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब डेल्टा लैम्डा यानी कि जो शिफ्ट हो रहा है वो एच, यहाँ पे पास 90 वैल्यू 0, एच अपान
एम नॉट इंटू क्या सी, लेमडा की वैल्यू होगी एच अपान एम नॉट इंटू क्या हो गया सी हो गया। और इसी की कैलकुलेटिव वैल्यू फिलहाल आप लिख लीजिए 0.24 नैनोमीटर होता है किसकी? इसी की एच बाई एम नॉट इंटू सी, इसकी जो वैल्यू होता है 0.24 वैल्यू जब रखते हैं 0.24 नैनोमीटर है बेटा, 10⁻⁹ वाला 24 नैनोमीटर। और अगर इसकी वैल्यू 180 डिग्री के लिए रहता बेटा, इफ 5 = 180 डिग्री देन डेल्टा इक्वल टू पास 180 की वैल्यू कितना -1 माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू हो जाएगी यानी कि डेल्टा नंबर 2 या अपान एम नॉट इंटू सी। अब डबल करें तो 0. कितना 48 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है हाँ बेटा 5 मान को रखने पर पहले केस में हाँ 0 लेकर लैम्डा। अच्छा अरे इसका यहाँ कास पाई कास 0 का मान कितना 1 में से 1 घटाओगे तो 0, 0 से गुणा करेंगे तो दुनिया 0 हो जाएगी, है ना, समझ गए? यस 0.4। चलिए तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं 0.48, इसी को कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ कहा जाता है। जब 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है तो कंडीशन आपकी डेल्टा लैम्डा का वैल्यू 0.48 नैनोमीटर हो गया, उसी को हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ कह लेते हैं। ठीक है अब वही अगला पॉइंट कर लीजिएगा, लिखिएगा कॉम्पटन शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है। कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन Compton shift depends only on the Compton shift depends only on the scattering angle, only on the scattering angle, हो गया, angle does not depends on incident wavelength, does not depends on incident wavelength or on the scattered material, या scattering material or on the scattering material। हो गया। अगर हम लोग डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो डायग्रामेटिकली आप दिखाओगे ना, ठीक, अगर आप डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो कंडीशन क्या बनती है। मान लो ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में, इसी को हम लोग रेस्ट इलेक्ट्रॉन कह दीजिए। यहाँ से कोई फोटान आके इंसिडेंट हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, ये फोटान है आपका, फोटान है h एनर्जी वाला आके इसके साथ इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट होने के बाद ठीक अब ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में चला जाता है, जो फोटान है वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस इनके बीच का जो एंगल होता है इसे हम लोग अगर दिखाएं, दिस इज द पाई और ये है हमारा क्या थीटा, ये पाई है और ये हमारा क्या हो गया थीटा हो गया। तो इंसिडेंट फोटॉन जो आ रहा है आपका h एनर्जी वाला, ठीक है, उसका मान लो वेवलेंथ लैम्डा इनिशियल था, लैम्डा आई था, और जो रिफ्लेक्टेड है वो क्या हुआ है, यानी स्कैटर्ड जो फोटॉन है उसका लैम्डा मान लो f है। तो इसी को हम लोग क्या लेते हैं, ये जो यहाँ से निकल रहा है इंसिडेंट फोटॉन कह लो, इंसिडेंट फोटॉन, इसको लैम्डा आई मान लेते हैं। और ये स्कैटर्ड फोटॉन है, इसका मान लो आपका लैम्डा क्या है f है, वेवलेंथ लैम्डा f है, लैम्डा आई है, और ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक, या उसी को रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन कह लेंगे, जो वहाँ से टकराने के बाद क्या है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन कह लो, टकराने के बाद जा रहा है उसी को रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। ये हो गया रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो स्कैटर्ड हो गया, ये रिकॉइल्ड हो गया, इंसिडेंट फोटॉन हो गया, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है जो रुका हुआ था पहले, जिसे रेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये आपका इंसिडेंट। तो इस तरह से पाई पे आपका देखो डिपेंड कर रहा था, किस पर डिपेंड कर रहा था, पाई, उसी को स्कैटरिंग एंगल कहा जाता है, कितने पे स्कैटर्ड होगा उसके बेस पे दिखाते हैं, ठीक। अब यह एक्सरे पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा कई पॉइंट्स उसमें हैं और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फिलहाल आप चेक कर लीजिएगा, एक बार में चेक कर लेंगे, चेक कर लीजिए कि है या नहीं, ठीक हो गया बेटा, इतना कर लीजिए, सर आ गए तो पढ़ लीजिए।